हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। नए साल के इस नई क्लास में आप सबका स्वागत है। आप सबके सपोर्ट और आपका प्यार मेरे ऊपर बना रहे और उस सब के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। डिस्कस करेंगे 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक के करंट अफेयर। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या है खास हमारे पास। पहली बात, जैसा कि आपको पता ही है कि हम अपनी क्लास डेज से स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण दिन है उसको पढ़ते हैं। तो वैश्विक परिवार दिवस के बारे में बात करेंगे, ग्लोबल फैमिली डे के बारे में बात करेंगे, जिसको हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी अनाउंसमेंट हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा करी गई होगी। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2001 में इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई थी और तब से ही वैश्विक परिवार दिवस या ग्लोबल फैमिली डे हम हर साल मनाते हैं। कब? 1 जनवरी को। और इस बार की थीम क्या है 2024 के लिए? तो परिवार एक साथ, एक उज्जवल भविष्य के लिए लचीलापन निर्माण, ये थीम तय करी गई। आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं डीआरडीओ का स्थापना दिवस, यानी जो हमारा रक्षा विभाग है, रक्षा विज्ञान संगठन है, उसका हम स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो हर साल 1 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार हमने 66 नंबर का स्थापना दिवस इसका मनाया 1 जनवरी को। अच्छा, इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1958 में इसकी स्थापना करी गई थी। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। सावित्री फुले का जन्म दिवस हर साल 3 जनवरी को आता है और इनकी बर्थ एनिवर्सरी हम मनाते हैं 3 जनवरी को। और सावित्री बाई फुले बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। हमारा जो भारत का हमारी महिलाओं का जो इतिहास है उसमें एक आंदोलन खड़ा करने के लिए, उनके प्रति उनका जो प्यार था उसको दिखाने के लिए और भारत में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, इसीलिए हम इनको याद करते हैं। तो सावित्री बाई फुले का जन्म हुआ था 3 जनवरी को। यही वो महिला थी जिन्होंने पहली बार बालिका विद्यालय की स्थापना करी थी पुणे में, और पहली बार ये प्रधानाचार्य या प्राचार्य बनी थी उस बालिका विद्यालय के लिए। तो हम याद रख लेंगे 3 जनवरी 1931 में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ प्लेग की वजह से हुई थी। कब हुई थी प्लेग की वजह से इनकी डेथ? तो 1857 में इनकी प्लेग की वजह से डेथ हो गई थी 10 मार्च को। साथ में 2014 में इनको याद करते हुए पुणे का जो विश्वविद्यालय है उसका नाम बदल दिया गया और उसका नाम क्या रख दिया गया था? सावित्री बाई फुले विश्वविद्यालय। तो ये याद रख लेंगे, सावित्री बाई फुले से रिलेटेड ये थोड़ी सी जानकारी है। अच्छा, इन्होंने किस सन में पहले बालिका विद्यालय की स्थापना करी थी? तो वो भी याद रख लेंगे, 1848 में। कब करी थी? 1848। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर क्या है हमारे साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आज के सारे क्वेश्चन हीरे के समान है जो एग्जाम में आने की पूरी तरीके से अपनी कैपेसिटी को रखते हैं। सामूहिक सूर्य नमस्कार हुआ है और ये पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने एक गिनीज रिकॉर्ड बना दिया है सामूहिक सूर्य नमस्कार में? तो याद रख लेंगे गुजरात का नाम। गुजरात के बारे में कल भी, यानी कि 31 दिसंबर की भी क्लास में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था। वहाँ किस तरीके से गुजरात का जो जामनगर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है पेट्रो राजधानी के रूप में, या पेट्रो राज्य के रूप में हम गुजरात को किस तरीके से पहचानते हैं। तो सामूहिक सूर्य नमस्कार कहाँ पर हुआ है? तो गुजरात में हुआ है और इसके लिए गिनीज रिकॉर्ड भी दर्ज करा दिया है गुजरात में। साथ में आपको मैं बताऊं तो इसमें 4000 प्रतिभागियों ने भाग लिया था 108 स्थानों से। ठीक है। अच्छा, वहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश पटेल हैं। कौन है? भूपेश पटेल हैं। क्लियर। आइए नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के बारे में। अच्छा, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप है ये 2023 के लिए, इस बात को जरूर याद रख लेना। तो इसमें जो आपको दिख रही है स्क्रीन पर, ये है कोनेरू हम्पी, और कोनेरू हम्पी ने सिल्वर मेडल जीता है 2023 के लिए विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो रूस की खिलाड़ी है जिनका नाम है अनस्तासिया बोडनारुक ने गोल्ड मेडल जीता है। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19। स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 का जो खिताब है वो किसने जीता हुआ है? तो अनाहत सिंह, जो आपको दिख रही हैं, अनाहत सिंह के द्वारा ये जो खिताब है वो जीत लिया गया है 2023 के लिए। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 16वां वित्त आयोग के चेयरमैन बने हैं ये, इनका नाम जरूर याद रख लेना। वित्त आयोग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है अरविंद पनगड़िया, और अरविंद पनगड़िया अब 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन होंगे। अच्छा, ये वित्त आयोग कब से लेकर कब तक काम करेगा? तो 2006 से लेकर 2031 तक के लिए इनको चेयरमैन बनाया गया है।
क्लियर। अच्छा ये किसकी, अच्छा इसके सचिव कौन है वित्त आयोग के, तो देखो सचिव है ऋत्विक रंजनम पांडे। क्लियर। आइए अब बात करते हैं आईओसी के बारे में। ओके, आईओसी का अगला मानव संसाधन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो मानव संसाधन निदेशक नियुक्त किया गया है आईओसी की ही एक कर्मचारी रही हैं रश्मि गोविल उनको। ओके, और आईओसी का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, नाम याद रख लेंगे। नेक्स्ट चर्चा करेंगे, ये जो आपको दिख रहे हैं ये राष्ट्रपति हैं कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य के, और ये अभी राष्ट्रपति चुने गए हैं कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य के। कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य अफ्रीका का जो सबसे बड़ा देश है उसमें से आता है, 200 जातियों वाला देश है ये। तो इनका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इनका नाम है फेलिक्स त्सेसिकेदी। ओके, आइए नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। भारत किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 करेगा, तो देखो जो डेजर्ट साइक्लोन 2024 है ये स्टार्ट हो गया है और ये 7 जनवरी तक चलेगा, 15 जनवरी तक ये चलने वाला है। और ये किसके साथ किया जाएगा, तो यूएई के साथ किया जाएगा। किसके साथ, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया जाएगा। कहाँ पर, राजस्थान का जो थार मरुस्थल है वहां पर किया जाएगा। ओके क्लियर, 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक ये चलने वाला है, याद रख लेंगे। 2024 में ब्रिक्स समूह में कितने देशों को शामिल करने की पुष्टि हुई है, तो देखो ब्रिक्स देशों में 5 देश शामिल हैं, जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ओके, कुछ देशों को, 6 देशों को प्रस्ताव भेजा गया था, उनको ब्रिक्स में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था, जिसमें से अभी हमने कुछ दिन पहले न्यूज में ये बात पढ़ाई थी आपको कि अर्जेंटीना की जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने मना कर दिया था ब्रिक्स में शामिल होने से। तो 5 देशों ने इसमें शामिल होने का जो प्रस्ताव है, निमंत्रण है, वो स्वीकार कर लिया है। वो 5 देश कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो 5 देश हैं वो संयुक्त अरब अमीरात, सॉरी सऊदी अरब, हाँ संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान, इथोपिया, मिस्र। इन 5 देशों का नाम याद रख लेना। ब्रिक्स में जैसा कि हम सबको पता है कि हम 5 देश पहले से ही हैं, यानी एक 10 देशों का ग्रुप बनने वाला है ये। और इसके लिए 30 जनवरी को एक समिट भी होने वाली है, यानी ये जो देश हैं वो अपने अधिकारियों को भेजेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर ब्रिक्स के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें तो ब्रिक्स में के जो ये देश हैं, ये आर्थिक महत्व को बढ़ावा देने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन के रूप में सामने आए थे 2001 में। जो साउथ अफ्रीका है वो 2010 में इसमें शामिल हुआ था, यानी पहले इसका नाम ब्रिक था और बाद में एस जुड़ गया तो ये ब्रिक्स हो गया। क्लियर। आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं अयोध्या के बारे में। अयोध्या आजकल काफी ज्यादा सुर्खियों में है और हमने ये बात आपको पढ़ाई भी थी कि पीएम मोदी वहां पर ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे। तो कितनी ट्रेनों का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अयोध्या में, वो भी देख लेते हैं। तो 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया गया है अयोध्या से पीएम मोदी के द्वारा। अच्छा, ये ट्रेनें जैसा कि आप सबको पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर का अनावरण होने वाला है, यानी कि जनता के लिए खोल दिया जाएगा पूरी तरीके से। अब वो समापन की स्थिति है, तैयारियां धीरे धीरे स्टार्ट हो गई हैं। तो 31 दिसंबर को इन 8 ट्रेनों का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वो ट्रेनें कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर ये सारी डिटेलिंग है जिसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट चर्चा करेंगे, चीन के नए रक्षा मंत्री बन गए हैं, इनका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 2 महीने पहले ही जो चीन के रक्षा मंत्री थे उनको सरकार के द्वारा, चाइना सरकार के द्वारा हटा दिया गया था और अब नए रक्षा मंत्री की नियुक्ति करी गई है। इनका नाम है डोंग जून। स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है इनका नाम क्या है, डोंग जून। अच्छा, ये किसकी जगह पर नियुक्त किए गए हैं, तो देखो जो डोंग जून है उनको नियुक्त किया गया है ली शांगफू की जगह, यानी पहले चाइना के रक्षा मंत्री कौन थे, तो ली शांगफू थे। नेक्स्ट चर्चा करेंगे 12वीं दिव्य कला मेले के बारे में। 12वां दिव्य कला मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने की संभावना 100%। तो ये 12वां दिव्य कला मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो सूरत में आयोजित किया गया है। जैसा कि दिव्य नाम से ही समझ में आ रहा है, दिव्यांग जनों के लिए ये मेला था। दिव्यांग जनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए गए हैं, प्रोडक्ट बनाए गए हैं, उनके जो स्किल्स हैं उनके प्रदर्शन का एक बहुत बड़ा मंच है ये। इसको स्टार्ट किया गया था 19 दिसंबर से और ये 7 जनवरी तक चलने वाला है। अच्छा, जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है, यानी कि जिसको हम DIPWD कहते हैं, उसके द्वारा इसका आयोजन करा गया है। इसकी स्थापना 1997 में करी गई थी, इस बात को भी याद रख लेंगे। केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड की कौन सी किस्त को मंजूरी दे दी है, तो देखो चुनावी बॉन्ड क्या है, यानी वो पार्टियां जो पैसे लेना चाहती हैं बैंक से, वो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से
पैसे ले सकती हैं। तो ये तीसरी किस्त है जो केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड की जो एक प्रक्रिया है उसको स्टार्ट कर दिया है, और जो हमारा वित्त मंत्रालय है उसकी तरफ से 1 जनवरी को इसकी अनाउंसमेंट करी गई कि 2 जनवरी से लेकर 11 जनवरी के बीच में ये जो बॉन्ड है तीसरी किस्त की बिक्री कर दी जाएगी, और 15 दिन तक ये मान्य रहेगा। साथ में पहली अगर चुनावी किस्त के बारे में बात करें, इस तरीके के बॉन्ड की बिक्री के बारे में बात करें तो 2018 में करी गई थी, और भारत में एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऐसा बैंक है जिसके द्वारा जिसकी 29 शाखाओं के माध्यम से, ब्रांचेस के माध्यम से ये जो बॉन्ड है इसकी बिक्री करी जाएगी। और वो राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने किसी भी लोकसभा में या किसी भी विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल करा हुआ है, वो क्या कर सकते हैं, वो इसके जरिए इस चुनावी बॉन्ड को खरीद सकते हैं एसबीआई की शाखाओं में जाकर। और एसबीआई एकमात्र ऐसा रजिस्टर्ड बैंक है जिसके माध्यम से ये चुनावी बॉन्ड बेचे जा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी हो गई चुनावी बॉन्ड के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, होने वाला है मई में, तो उसके तहत जो भी प्रक्रियाएं हैं वो स्टार्ट कर दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 2023 में यूपीआई ने वर्ष प्रति वर्ष से कितने प्रतिशत अधिक का लेन देन करा है? तो देखो, यूपीआई के माध्यम से हम आसानी से लेन देन कर सकते हैं। हमको जो है पैसे जेब में रखने की ज़रूरत नहीं, फ़ोन के माध्यम से जो भी चीज़ें खरीदते हैं उसकी बिक्री उसके लिए हम पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें वृद्धि कितनी हुई है 2023 में, ये पूछा जा रहा है। तो 2023 में जो वृद्धि करी गई है वो 42% है। कितनी परसेंट है? 42% की वृद्धि हुई है, ऐसा रिकॉर्ड बनाया गया है यूपीआई के द्वारा। अच्छा, इसमें आप देखेंगे तो लगभग 18 लाख करोड़ रुपए की जो लेन देन है वो करी गई है यूपीआई के माध्यम से। आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। तहरीक ए हुर्रियत जम्मू और कश्मीर को किस कानून के तहत गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है? तो तहरीक ए हुर्रियत के बारे में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ये एक गैर कानूनी एक संगठन था जिसको बैन कर दिया गया है। किस कानून के तहत बैन किया गया है? तो यूएपीए के तहत बैन कर दिया गया है, यानी कि अब ये अपना जो कामकाज है वो नहीं कर पाएगा। इसको इसको जो है सरकार की तरफ से इसको अवैध रूप से घोषित कर दिया गया है 31 दिसंबर को। साथ में 7 अगस्त 2004 को गिलानी के द्वारा जो अपनी पहली पार्टी थी उसको छोड़कर इसकी स्थापना करी गई थी। गिलानी कौन? तो सैयद अली शाह गिलानी के बारे में बात हो रही है, जो इसका संस्थापक था तहरीक ए हुर्रियत का। ठीक है, क्लियर? आइए नेक्स्ट। वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले डेविड वार्नर किस देश से संबंधित हैं? तो देखो, डेविड वार्नर जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के ये ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अच्छा, अभी टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज के दौरान ही 1 जनवरी को इन्होंने, यानी कि नए साल का जो पहला दिन है उसी दिन रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में होने वाली है जिसकी मेजबानी पाकिस्तान करेगा। तो इसमें इन्होंने कहा है कि अगर शीर्ष बल्लेबाजों की जरूरत पड़ी और उनकी डिमांड हुई तो वो शामिल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट चर्चा करेंगे, रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा उसका फटाफट। तो भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण किस स्थान पर किया जाएगा? तो हमने इसके बारे में पढ़ा था, गुजरात के द्वारका के बारे में, जहां पर आप पनडुब्बी के माध्यम से समुद्र के भीतर जाकर समुद्र की गतिविधियों को देख सकते हैं। 100 मीटर के भीतर की बात की जा रही है, और इस पनडुब्बी का वजन 35 टन है और इसमें 30 यात्री यात्रा कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति को किस विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के बारे में बात हो रही है। पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में इनकी नियुक्ति कर दी गई है। आयुष्मान जो कार्ड है उसमें से कितने प्रतिशत कार्ड महिलाओं से संबंधित है? यानी कि जो आयुष्मान कार्ड भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा एक तरीके से होता है, यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड आपका जो ये कार्ड है वो खर्चे उठा सकता है। तो इसमें कितने प्रतिशत कार्ड महिलाओं के लिए दिए गए हैं? तो 49% के जो कार्ड हैं वो महिलाओं के लिए दिए गए हैं 2023 में, ऐसा आंकड़ा सामने आया है। सार्वजनिक उद्यम चयन और भर्ती बोर्ड का गठन कहाँ पर किया गया है? तो यहाँ पर बात करेंगे केरला के बारे में। केरला के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनाराई विजयन है, और उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट करी गई है कि जो सार्वजनिक उद्यम है उस बोर्ड का गठन किया जाएगा जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी पद हैं उनको भरने की प्रक्रिया करी जाएगी केरला में।
नेक्स्ट चर्चा कर लेंगे भारत की पेट्रो राजधानी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में सामने आया है गुजरात। गुजरात का स्पेशली जामनगर वाला एरिया और भरूच डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया इसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय योगदान रखता है। और साथ ही जो वाइब्रेंट गुजरात स्टार्ट किया गया था, स्कीम स्टार्ट की गई थी 2019 में, उसके तहत इनकी जो बढ़ोतरी हुई है पेट्रो राजधानी के रूप में, वो भी देख सकते हैं हम। आइए नेक्स्ट चर्चा कर लेंगे। नौसेना के एडमिरल्स के एपालेट्स के लिए नए डिजाइन का अनावरण किया गया है। एपालेट्स वो जो कंधे की सजावट के लिए लगाए जाते हैं। नौसेना के एडमिरल्स के लिए नए डिजाइन किए गए हैं और वो देश कौन सा है, तो भारत है। ओके, नेक्स्ट चर्चा कर लेंगे। पूर्वोत्तर संगठन ने सरकार के साथ एक शांति समझौता किया है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है उल्फा। उल्फा ने शांति समझौता कर लिया है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जिसकी स्थापना करी गई थी 1979 में। जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होता है और बांग्लादेश के जो प्रवासी वो भारत में आकर बसते हैं, तो आसाम में आंदोलन चलाया जाता है, उनके खिलाफ गतिविधियां करी जाती हैं और एक संगठन बनाया जाता है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, 1979 में। और इनके द्वारा कई सारी हिंसात्मक घटनाएं करी जाती हैं, जिसकी वजह से भारत सरकार के द्वारा 1991 में इन पर बैन लगा दिया जाता है, यानी कि इनको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। उसके बाद से लगातार वार्ता की कोशिश करी जा रही थी कि किसी तरीके से शांति समझौता हो जाए। तो अभी जाके इसके दो गुट हैं और दो गुट में एक गुट ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। नेक्स्ट चर्चा करेंगे ब्रिक्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि ब्रिक्स के जो देश हैं उन्होंने निमंत्रण दिया था, ब्रिक्स ने निमंत्रण दिया था अर्जेंटीना को शामिल होने के लिए ब्रिक्स में, लेकिन उसने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है। तो उस देश का नाम क्या है, तो अर्जेंटीना नाम। ओके, अर्धसैनिक बलों ने सुरक्षित आधिकारिक आवागमन के लिए किस ऐप को अपनाया है, तो इस ऐप का नाम पूछा जा रहा है। इस ऐप का नाम है सैंडर्स ऐप, जिसको व्हाट्सएप की जगह यूज किया जाएगा, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके द्वारा। और इसके तहत वो अपने जो अपने जो कामकाज से रिलेटेड जो बातचीत है, जो संदेश है, मैसेज है, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। और इसको किसने निर्माण किया इसका, तो आईसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। चीन के किस जहाज के द्वारा पृथ्वी के आवरण की जांच की जाएगी, तो चीन का ये जहाज बनाया गया है, इसका नाम है मिंग जियांग। और ये जहाज क्या करेगा, एक तरीके से महासागर के भीतर खुदाई का काम करेगा, ड्रिलिंग का काम करेगा। 11,000 फीट तक की खुदाई ये कर सकता है, इस तरीके से इसको बनाया गया है। और चाइना की इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है ड्रीम प्रोजेक्ट। क्या नाम दिया गया है, ड्रीम प्रोजेक्ट, चाइना के द्वारा। ओके, तो याद रख लेंगे मिंग जियांग का नाम। ये क्या करेगा, पृथ्वी का जो आवरण है, जो मेंटल है, और जो पृथ्वी के अंदर खुदाई करके, ड्रिलिंग करके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने का काम करेगा। अप्रैल 2029 में पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखो, अप्रैल 2029 में पृथ्वी के लगभग 32,000 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा ये क्षुद्र ग्रह। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एपोफिस, यानी एपोफिस नामक एस्ट्रॉयड पृथ्वी के सबसे करीब रहने वाला है अप्रैल 2029 में। और इसके लिए तैयारियां स्टार्ट कर दी गई हैं, किसके द्वारा, नासा के द्वारा, अभी से ही। इस सेशन में इतना ही। आयोग के सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे, तो प्लीज चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहिए, मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।